हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है वसीयत, विल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से जानेंगे विल के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा। तो अगर मैं विल की बात करूं, वसीयत की बात करूं, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक पर्सन ये डिसाइड करता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा। विल इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द विल ऑफ पर्सन, डिज़ायर ऑफ पर्सन, व्हाट इज़ टू बी डन विद हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति जो जिस प्रॉपर्टी का ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज में किसी को दे सकता है, कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति के जीते जी होती हैं। एक व्यक्ति जी रहा है, दूसरे जीने वाले व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर मैं विल की बात करता हूँ, मैं वसीयत की बात करता हूँ, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होती है वो एक पर्सन के जीते जी ट्रांसफ़र नहीं होती। एक व्यक्ति के मरने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अर्थात विल के केस में क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी डिज़ायर लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का इतना इतना हिस्सा इस व्यक्ति को मिले, और जब वो मर जाता है तो उसकी विल के हिसाब से जिसका नाम वहाँ पे लिखा गया प्रॉपर्टी के साथ उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसी को ही विल बोलते हैं, इसी को ही विल बोलते हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूँ, मुस्लिम धर्म में एक व्यक्ति 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का विल नहीं कर सकता। गिफ्ट की बात है, हमने गिफ्ट भी पढ़ा हुआ है। गिफ्ट एक व्यक्ति, एक मुस्लिम अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है किसी को भी। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं विल की, वसीयत की, तो वो 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं बना सकता। और दूसरी बात वसीयत की रिगार्डिंग ये है कि वसीयत कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स जो अपने हेयर्स हैं उनको नहीं बनाई जा सकती। जो हेयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं व्यक्ति के, मुस्लिम धर्म के अनुसार एक व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी हैं उसके मरने के बाद जिनको प्रॉपर्टी मिलेगी उसके नाम पर बिल नहीं बनाई जा सकती। ये रूल है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो ये छोटी सी हमारी इंट्रोडक्शन थी। अब आइए शुरू करते हैं विल की पार्टीज़ के साथ। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं वसीयत में पार्टीज़ की बात करूं तो विल की 2 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट पार्टी होती है टेस्टेटर और दूसरी होती है लीगैटी। टेस्टेटर वो पर्सन होता है जो विल बनाता है, जो वसीयत बनाता है, और जिसके फेवर में वसीयत बनाई जाती है, जिसका नाम उस वसीयत में लिखा जाता है, जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका नाम होता है लीगैटी। उसको लीगैटी बोला जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड विल। एक विल को वैलिड बनाने के लिए मुस्लिम धर्म के अनुसार क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक वैलिड विल के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक व्यक्ति जो विल बनाता है, कब उसके द्वारा बनाई गई विल वैलिड होती है, तो इसमें 4 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है टेस्टेटर मस्ट बी कम्पिटेंट पर्सन। टेस्टेटर मतलब वो पर्सन जो विल बना रहा है वो कम्पिटेंट होना चाहिए विल बनाने के लिए। अर्थात जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है उसकी कुछ कम्पिटेंसी है, उसे कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो विल बना सकता है, अगर अदरवाइज विल नहीं बना सकता। उसके पास विल बनाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उसके पास वसीयत बनाने का राइट भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैपेसिटी की, कौन कैपेबल है विल बनाने के लिए, कौन कम्पिटेंट है विल बनाने के लिए, तो एक साउंडनेस माइंड का पर्सन हो जाए, साउंड माइंड का पर्सन हो जाए, एक सही दिमाग का पर्सन विल बना सकता है। पागल के जरिए जो विल बनाई गई हो वो वैलिड नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति विल बना रहा है वो सही दिमाग का होना चाहिए। दूसरा, वो मेजर भी होना चाहिए, 18+, 18+ वो होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि
मुस्लिम लॉ हम पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लॉ में अगर मैरिज का कंसेप्ट देखो तो वहाँ पे एज ऑफ पुबर्टी 15-16 साल की हो जाती है, मतलब वहाँ पे एज ऑफ मेजोरिटी नहीं देखी जाती। मैरिज के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एज ऑफ मेजोरिटी नहीं देखी जाती, एज ऑफ पुबर्टी देखी जाती है। पर अगर बिल की बात की जाती है, गिफ्ट की बात की जाती है, तो हम एज ऑफ मेजोरिटी देखते हैं, जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार रेगुलेट होती है, जो कि कितनी होती है 18 ईयर्स। और अगर किसी व्यक्ति का कोई गार्जियन पॉइंट है तो 21 ईयर्स। तो मेरे दोस्तों वो व्यक्ति ही विल बना सकता है जो साउंड माइंड का हो, सही दिमाग का हो, मेजर हो, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। अगर माइनर विल बना दे तो क्या होगा, बना दे विल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनर ने विल बनाई, उस विल का तब तक इफेक्ट नहीं होगा जब तक वो मेजर होकर उस विल को रेटिफाई नहीं कर देता। जब वो मेजर हो जाएगा, उस विल को ओके कर देगा, हाँ मैंने जो बचपन में विल बनाई थी वो सही है, तो विल वैलिड हो जाएगी। अगर माइनर बड़े होकर उस बिल को खत्म कर देता, वो बिल खत्म हो जाएगी, वो बिल वैलिड नहीं होगी, वैसे इफेक्टिव में नहीं आएगी। माइनर को रेटिफाई करना पड़ेगा बड़ा हो, जब वो मेजर हो जाएगा। और तीसरा है जो पर्सन है वो मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म हम पढ़ रहे हैं, मुस्लिम धर्म से वो रेगुलेट हो रहा है, तो व्यक्ति मुस्लिम भी होना चाहिए। ये तो हो गया उसकी कैपेसिटी क्या है। एक विल बनाने वाला बंदा साउंड माइंड मेजर मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा उसके पास राइट भी होना चाहिए विल बनाने का, वसीयत बनाने का राइट भी होना चाहिए। राइट का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी का तो वसीयत बना सकता है। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी किसी और की और वसीयत बनाने चलाओ, ऐसी वसीयत वैलिड नहीं होगी। अर्थात एक व्यक्ति जो विल बना रहा है उसके पास राइट होना चाहिए। राइट मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है एक विल का वो ये है लीगैलिटी, जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है विल के माध्यम से, मस्ट बी कॉम्पिटेंट, वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब लीगैलिटी कॉम्पिटेंसी की बात करो तो लीगैलिटी कौन हो सकता है। जो विल बना रहा था वो साउंड माइंड का था, जो विल बना रहा था वो मेजर था, जो विल बना रहा था वो मुस्लिम था। अगर लीगैलिटी की बात की जाती है मेरे दोस्तों, तो लीगैलिटी कोई भी पर्सन हो सकता है। लीगैलिटी कैन बी एनी पर्सन। कॉम्पिटेंसी क्या होगी, एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म का हो, किसी के धर्म के भी फेवर में आप बिल बना सकते हो, किसी भी धर्म के पर्सन के फेवर में आप बिल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लीगैलिटी किसी भी धर्म का हो सकता है, लीगैलिटी किसी भी एज का हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगैलिटी जो है वो साउंड माइंड का हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पागल क्यों ना हो, उसके नाम पर बिल बनाई जा सकती है। विल आप एक इंस्टीट्यूशन के नाम पर भी बना सकते हो, विल एक आप कंपनी के नाम पर भी बना सकते हो, विल आप सोसाइटी के नाम पर भी बना सकते हो। जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हो वो कोई भी हो सकता है, जो प्रॉपर्टी देने वाला है उसके लिए आपने बातें याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी ने एक ऐसे बच्चे के नाम पर बिल बना दिया जो बच्चा अभी पेट में है, अभी कोख में अभी तक जन्मा नहीं है, तो ऐसी विल क्या होगी। तो मेरे दोस्तों उस बच्चे को 6 मंथ के अंदर बोर्न होना पड़ेगा। अगर वो बच्चा 6 मंथ के अंदर बोर्न हो जाता है तो बिल वो वैलिड होगी, वो बिल वाइड नहीं होगी, इनवैलिड नहीं होगी। बच्चा विदिन 6 मंथ टाइम वो जन्म ले ले। तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है मेरे दोस्तों एक वैलिड विल का, वही है सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल मस्ट बी वैलिड। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है विल किसकी बना रहे हो, घर की विल बना रहे हो, प्रॉपर्टी कौन सी है, लैंड है, हाउस है, ज्वेलरी है, किस प्रॉपर्टी की विल बना रहे हो। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड सब्जेक्ट मैटर कौन सा होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी की विल बनाई जा सकती है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हो, जिसको ट्रांसफ़र किया जा सके। जैसे लैंड होगी, ज्वेलरी होगी, घर हो गया। आप ऐसी प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकते जो अनट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल हो, जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जिस भी प्रॉपर्टी की आप बिल बना रहे हो जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर आपकी ओनरशिप भी होनी चाहिए। यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इफ़ यू आर नॉट द ओनर यू कैन नॉट मेक द बिल। फॉर मेकिंग द वैलिड बिल यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक बिल। तीसरा सब्जेक्ट मैटर में जो आपने पॉइंट याद रखना है वो ये है कि टेस्टेटर जो विल बना रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो विल बनाने के टाइम पर चाहे एग्जिस्टेंस में ना हो, लेकिन जब विल एग्जीक्यूट होगा, अर्थात जब वो मर जाएगा और मरने के बाद विल एग्जीक्यूट होगा, अब प्रॉपर्टी मिलेगी जो बिल में लिखा हुआ है, तो उस टाइम पर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। मान लो एक बंदे ने बोल लिया कि मैं अपना ये घर किसी को देना चाहता हूँ, वो घर अभी तक उसका नहीं है, वो उस घर को लेने का प्लान बना रहा है, तो जब उसने विल बनाया तो विल इनवैलिड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसका घर अभी तक उसका घर नहीं है, कोई बात नहीं। पर जब वो विल इफेक्टिव में आएगा उस टाइम वो घर उसके नाम पर हो जाना चाहिए, तभी
उस घर के रिगार्डिंग वो विल वैलिड होगा, अदरवाइज बाकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग विल वैलिड होगा, उस घर के रिगार्डिंग जो उसका है ही नहीं विल कैसे वैलिड होगा। इसलिए बोला गया है कि पर्सन जो विल बना रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वो विल बना रहा है उसका वो प्रॉपर्टी भी वैलिड होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी उसका वैलिड होना चाहिए। और लास्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब विल ही होता है, वसीयत ही होता है इसका मतलब। वसीयत मस्ट बी विद इन द लिमिट्स टेस्टामेंट्री पावर ऑफ द मुस्लिम, लिमिट्स ऑफ टेस्टामेंट्री पावर ऑफ मुस्लिम। जो मुस्लिम विल बना रहा है वो विद इन द लिमिट बनाए। लिमिट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। लिमिट दो तरह से हो सकती है यहाँ पे, एक रिगार्डिंग द पर्सन हो सकती है, जो लिमिट है वो दो तरह से हो सकती है यहाँ पे। लिमिट कैन बी एक रिगार्डिंग पर्सन हो सकती है और एक रिगार्डिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। पर्सन का मतलब है कि आप विल किसको बना रहे हो। तो एक मुस्लिम अपने हेयर्स को, जो उसके अपने हेयर्स हैं उनको विल नहीं बना सकता, जो उसके अपने उत्तराधिकारी हैं उसको विल नहीं बना सकता। तो विल एक ही हेयर्स को नहीं बनाई जानी चाहिए। और बनाई गई है तो बताता हूँ फिर बाद में क्या होगा। और दूसरी जो लिमिट है वो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कितनी प्रॉपर्टी का आप विल बना सकते हो। अब क्या क्वांटम ऑफ प्रॉपर्टी कितना होगा, तो 1/3 जितना टोटल मुस्लिम के पास है उसका 1/3 का ही आप विल बना सकते हो, उससे ज़्यादा का विल आप नहीं बना सकते। गिफ्ट तो मुस्लिम पूरी ही प्रॉपर्टी कर सकता था, हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो एक पर्सन जो मुस्लिम है टेस्टेटर विल बना रहा है वो अपने हेयर्स के नाम पर, अपने उत्तराधिकारी के नाम पर विल नहीं बना सकता, वसीयत नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी अगर वो वसीयत बना देता है उसके नाम पर तो क्या होगा, तो फिर जो बाकी हेयर्स हैं अगर वो कंसेंट दें जी कोई बात नहीं तेरे नाम पर विल बनाया, हम एग्री है ये प्रॉपर्टी तुझे मिलनी चाहिए, तो विल वैलिड होगा, नहीं तो विल वैलिड नहीं होगा। तो ये कुछ एक इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब डिस्कस करेंगे रेवोकेशन ऑफ विल के बारे में कि विल कैसे रिवोक हो सकता है। अब मेरे दोस्तों फाइनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो है रेवोकेशन ऑफ विल। जो एक व्यक्ति ने विल बनाई है क्या वो उस विल को रिवोक कर सकता है, क्या उस विल को कैंसिल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है जी हाँ, यस। एक व्यक्ति अपने जीते जी कितनी भी बार एक वसीयत को रिवोक करके नई वसीयत बना सकता है, चाहे तो नई वसीयत को भी ख़त्म कर दे। विल चाहे जो उसने बनाई है वो टोटली ख़त्म कर दे, वो विल को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। रिवोक करने के, विल को रिवोक करने के दो मेथड होते हैं, एक एक्सप्रेस रेवोकेशन होता है, एक इम्प्लाइड रेवोकेशन होता है। एक्सप्रेस रेवोकेशन मेरे दोस्तों दो तरह का होता है, ओरल रेवोकेशन, रिटन रेवोकेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति ने मान लो कि दूसरे व्यक्ति के नाम पर विल बनाई, वसीयत बनाई, कुछ टाइम पर के बाद उसने एक्सप्रेसली बोल दिया कि जो मैंने विल में प्रॉपर्टी लिखी थी वो प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम पर लिखी थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी तुझे लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, अर्थात तू उस प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा लेगा वो उस पर्सन को देगा। यहाँ पे अब बेसिकली विल किसके लिए बनाई जाए, उस पर्सन के लिए, मतलब यहाँ विल रिवोक हो गई। अर्थात आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ए ने बिल बनाई, बी का नाम लिखा बिल में और बाद में बोल दिया एक्सप्रेसली कि जो प्रॉपर्टी है जो मैंने बी का नाम लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टी तो मैं सी को देना चाहता हूँ, डायरेक्ट बोल दिया। यहाँ पे विल रिवोक हो गई। ये तो हो गया ओरल, बोलकर। और रिटन में, राइटिंग में उसने ऐसा कर दिया, उसने जो विल बनाई थी उस विल को बाद में अलग कर कर ख़त्म कर कर नई विल बना दी और जहाँ पर ए का नाम लिखा था, ए को प्रॉपर्टी मिलेगी, वहीं बी का नाम लिख दिया या किसी का नाम नहीं लिखा। तो ये तो हो गया हमारा रेवोकेशन एक्सप्रेसली, या तो ओरली या रिटन में रिवोक करना बिल को। दूसरा होता है इम्प्लाइड रेवोकेशन, अर्थात अपने कंडक्ट के माध्यम से बिल को रिवोक कर देना। आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मान लो ए ने बी के नाम पर बिल बनाई थी, ए ने बी के नाम पर वसीयत बनाई थी, विल बनाई थी। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ए ने पहले बी के नाम पर वसीयत बनाई और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ए जो है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी उसने बी को दी थी वसीयत में, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना घर खड़ा कर देता है। उसने वसीयत में लिखा था मैं अपनी लैंड बी को देना चाहता हूँ और बाद में उसी लैंड पे अपना घर बना दिया। इसका मतलब ये इम्प्लाइडली चाहता है कि वो लैंड में बी को ना दूँ, क्योंकि अगर बी को देना चाहता वो लैंड तो उस पर घर नहीं बनाता। अब उसने उस पर खुद रहने के लिए घर बनाया है तो वो घर थोड़ा उसने बिल में लिखा हुआ मैं दूंगा, उसने बिल में लैंड लिखा हुआ दूंगा, पर इम्प्लाइडली यहाँ पता चल गया कि वो अपनी बिल को रिवोक करना चाहता है। तो ये दो मेथड हैं जिसके माध्यम से एक बिल को रिवोक भी किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।